बीती रात लिटिल मिंट टाउन की सड़कों पर लेवल 4 के बागी जादूगर लक्षित विली और कानून के रक्षक कप्तान तपन के बीच हुई भीषण लड़ाई ने पूरे इलाके का मंजर बदल दिया था। इस संघर्ष में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। लक्षित विली द्वारा छोड़ी गई जहरीली धुंध ने पलक झपकते ही कई आम नागरिकों को मौत की नींद सुला दिया था। लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, कप्तान तपन के लिए खुद को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। उनकी हालत देखते हुए लक्षित विली जानबूझकर सीधे टकराव से बच रहा था। वह बस यही इंतजार कर रहा था कि कब उसका जहर अपना असर दिखाए और वह तपन को खत्म कर सके। इसी दौरान कप्तान तपन की टीम ने फैसला किया कि वे लक्षित विली की नज़र से बचकर उस भारी ट्रक को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। टीम के बाकी 4 सदस्यों को एक बुरी खबर मिली। युद्ध वाली सड़क और ब्लू विंग होटल से कुछ ही ब्लॉक दूर स्थित पुराने मकान में टीम के बाकी सदस्य मौजूद थे। ये बहुत बुरा हुआ, वाइस कैप्टन आर्यन ने घबराहट में कहा। ये पहली बार था जब उन्होंने अपना आपा खोया था। यहाँ तक कि तपन और लक्षित के बीच चल रही लड़ाई ने भी उन्हें इतना परेशान नहीं किया था जितना कि इस खबर ने। उनकी घबराहट देखकर हॉल में मौजूद बाकी 3 सदस्य सकते में आ गए। क्या हुआ? मिस पामिला ने चिंता के साथ पूछा। उनके मिशन में लेवल 4 के एक बागी जादूगर की मौजूदगी उनके गले में लटकी एक विशाल तलवार जैसी थी। उन्हें पूरा डर था कि वे अपनी जान गंवा देंगे। पहले जब आर्यन ने लेवल 4 के जादूगर के होते हुए ट्रक को कब्जे में लेने का प्रस्ताव रखा था तो पामिला रोना चाहती थी, लेकिन मिशन के कारण उसने अनिच्छा से सहमति दे दी थी। आर्यन का चेहरा खबर सुनकर बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको बताने का फैसला किया। बैकअप टीम को कलानिधि ने रोक लिया है, आर्यन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सबके मुंह से एक साथ सिसकारी निकली। पामिला घुटनों के बल बैठ गई, वह बुरी तरह डर चुकी थी। लोहिता ने जल्दी से उसके पास जाकर उसे संभाला। पामिला, चिंता मत करो, हम ठीक रहेंगे। गहरी सांस लो। जतिन का चेहरा भी उतर गया था। उस नाम को सुनते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसे लगा जैसे दुनिया उलट गई है। ये सब क्या हो रहा है? उसने हताशा में पूछा और बेदम होकर सोफे पर बैठ गया। सबकी हालत देखकर आर्यन ने माथे पर हाथ रखते हुए आह भरी। एक वाइस कैप्टन के रूप में उन पर जिम्मेदारी थी। उन्हें योजना बदलनी ही थी। उन्होंने ट्रक को कब्जे में लेने का विचार त्याग दिया। अब स्थिति मिशन को पूरा करने की नहीं, बल्कि जिंदा बचने की थी। पहले उन्हें लगा था कि बैकअप टीम में शामिल लेवल 4 के जादूगर की मदद से मिशन सफल हो जाएगा, लेकिन अब वह उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। आर्यन ने रसोई में जाकर एक गिलास पानी पिया। उन्हें कोई रास्ता निकालना ही था। वे हमेशा के लिए इस पुराने घर में छिप नहीं सकते थे। पानी पीकर उन्होंने जतिन से कहा, जतिन, अभी की स्थिति चेक करो। जी, वाइस कैप्टन, जतिन ने जवाब दिया। लोहिता ने पामिला को सोफे पर बैठाया। पामिला की घबराहट थोड़ी कम हुई। लोहिता ने आर्यन और जतिन की तरफ देखा। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ी हुई थीं। पामिला से अलग, उसने इस कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखा था। उसका दिमाग बैकअप टीम के बारे में सोच रहा था। उन्हें रोकना आसान नहीं था। कलानिधि का नाम किसी के लिए नया नहीं था। वह विषखंजर गुट का दूसरा सबसे खतरनाक व्यक्ति था। हालांकि उसका जादू लक्षित विली की तुलना में थोड़ा अलग था, लेकिन उसका कीड़े मकोड़ों वाला जादू अनुभवी लोगों के लिए भी खतरा था। खबरें थीं कि वह आसानी से लेवल 4 के सामान्य जादूगरों को मार सकता था। लोहिता ने आर्यन से पूछा, वाइस कैप्टन, क्या आपको उनसे कोई और खबर मिली? आर्यन ने उसे देखा, फिर जतिन की तरफ इशारा किया जो अपने जादू पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह और बुरी खबरें बताकर माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसे थोड़ा इंतजार करने का इशारा किया। जतिन अपने जादू का इस्तेमाल करके सड़क पर क्या हो रहा था, उस पर नज़र रख रहा था। वह बहुत सावधानी से अपनी इंद्रियों को जहरीली धुंध से बचाते हुए आगे बढ़ा रहा था। तभी उसे स्थिति का एहसास हुआ। कप्तान तपन की सेहत हर सेकंड बिगड़ रही थी। लक्षित विली ने उन्हें पूरी तरह से रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया था। जतिन की हथेलियों से पसीना छूटने लगा। अचानक एक भयानक बदलाव हुआ।
जतिन ने देखा कि कप्तान तपन एक पल के लिए बेसुध हो गए। नहीं, वह चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज़ से सब चौंक गए। जतिन ने अपना जादू रोक दिया और सबको जानकारी दी, कप्तान तपन की तबीयत बिगड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जहर उनकी जान ले लेगा। माहौल पूरी तरह शांत हो गया। सब जैसे पत्थर के बन गए थे। लोहिता ने कहा, वाइस कैप्टन, अब और समय बर्बाद न करें। कृपया मुख्यालय से संपर्क करें, वरना हम अपने कप्तान को खो देंगे। आर्यन ने तुरंत फैसला लिया, ठीक है, घबराओ मत, मैं मुख्यालय से संपर्क करता हूँ। ब्लू विंग होटल के पास लक्षित विली ने तपन को देखते हुए एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, के उसे अपने दुश्मनों को मारने से पहले उन्हें तड़पाना बहुत पसंद था। वह इसमें इतना डूब गया था कि ट्रक से अवशेष हटाना ही भूल गया। कप्तान तपन का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, धत तेरे की। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनका शरीर जहर, खासकर लक्षित के घातक जहर, के सामने बहुत कमजोर था। सीधे उससे टकराना उनकी बड़ी भूल थी, लेकिन पछतावे की कोई दवा नहीं थी। इस समय उनकी आंखों के सामने अपनी टीम के सदस्यों की छवि उभर रही थी। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो लक्षित दूसरों को भी नहीं छोड़ेगा। यह उनकी पूरी पुलिस व्यवस्था के लिए एक बड़ा अपमान होगा। उन्हें ये भी समझ आ गया था कि बैकअप टीम के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्हें अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। कप्तान तपन ने मन ही मन सोचा, अभी पीछे हटना ही समझदारी है। अचानक उन्होंने एक साहसी कदम उठाया। एक शरीर जादू बॉडी स्पेल था जिसका इस्तेमाल उन्होंने अब तक नहीं किया था। इसके लिए कुछ पूर्व शर्तों की जरूरत थी और अब वे शर्तें पूरी हो चुकी थीं। धड़ाम, आखिरी पल में उन्होंने जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया। उनके शरीर से निकली ऊर्जा ने जमीन में कंपन पैदा कर दिया। उस जगह एक बड़ा गड्ढा बन गया जहां वे खड़े थे। इस हमले ने लक्षित विली के कदमों को रोक दिया। लक्षित ने सोचा, ये किस तरह का जादू इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वह एक बुराई गुट से था, लेकिन उसका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं था। उसने तुरंत स्थिति को समझ लिया। ये पूरी तरह से जहर के असर में है, फिर भी इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ रही है। उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। ये पक्का कोई कंडीशन स्पेल होगा, वरना ये पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुका होता। लक्षित ने कप्तान तपन की आखिरी कोशिशों को देखकर एक ठहाका लगाया। वह जानता था कि एक बार इस जादू का इस्तेमाल करने के बाद तपन के शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बचेगी। फिर जहर के उनके दिल तक पहुंचने में बस कुछ ही समय लगेगा। कप्तान तपन ने अस्थायी रूप से जहर को रोक लिया था। कंडीशन स्पेल के कारण वे अभी सामान्य लग रहे थे, लेकिन इसके खत्म होते ही वे बिस्तर पकड़ लेंगे। अगले ही पल उनकी नज़रें ट्रक पर टिकी थीं। वे मरते दम तक दुश्मन को जीत हासिल नहीं करने देना चाहते थे। वे पूरी ताकत लगाकर ब्लू विंग होटल की ओर लपके, लेकिन रास्ते में जहरीली धुंध थी। वह पूरी सड़क को घेरे हुए थी। उनके पास कोई चारा नहीं था। अगर वे एक पल भी गंवाते तो लक्षित उन्हें रोक लेता। उन्होंने जहरीली हवा को सांस में लेना बंद किया और बहादुरी से धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ गए। ये सब पलक झपकते ही हुआ। लक्षित विली ने उनकी हरकत देखी और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, यह आदमी। स्माइलिंग फेस। लिटिल मिंट टाउन की पार्किंग में कप्तान तपन ने अपनी बची खुची ताकत से उस भारी ट्रक पर जोरदार मुक्का मारा। लक्षित विली को इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और जब उसे समझ आया कि हमला होने वाला है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ ट्रक के परखच्चे उड़ गए, लेकिन ट्रक के अंदर से 6 धातु के कंटेनर सुरक्षित तरीके से पार्किंग में लुढ़क गए। ट्रक पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था, लेकिन उन कंटेनरों पर खरोंच तक नहीं आई थी। लक्षित विली ये देखकर गुस्से से बौखला गया। उसने अपना पूरा क्रोध तपन पर निकालने के लिए अपने जहरीले हाथों से हमला किया। तपन ने उस हमले को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन लक्षित के जहरीले मवाद का असर सीधे उसकी छाती पर हुआ। तपन के मुंह से खून निकल आया और वह समझ गया कि उसका दांव खाली गया है। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। तपन की हालत देखकर लक्षित विली सतर्क हो गया।
उसे लगा कि तपन खुद को विस्फोट के साथ उड़ाने की तैयारी कर रहा है। वह तुरंत पीछे हटा और अपने स्टोरेज ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके उन 6 धातु के कंटेनरों को गायब कर दिया। तभी उसकी घड़ी पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तपन की तरफ तिरस्कार से देखा और बुदबुदाया कि वह किस्मत वाला है, और वहां से गायब हो गया। तपन ने सावधानी से आंखें खोलीं और लक्षित को गायब पाया। उसने राहत की सांस ली। असल में वह खुद को उड़ाने वाला नहीं था, उसने तो बस लक्षित को बेवकूफ़ बनाने के लिए यह नाटक किया था। वह अपनी सेहत की हालत देखकर मुस्कुराया। उसे पता था कि कंडीशन स्पेल, विशेष जादुई सुरक्षा का असर बस कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे अपनी टीम के साथ वहां से निकलना होगा। उसने तुरंत आर्यन को फ़ोन किया और स्थिति की जानकारी दी। उसने राहत की सांस ली कि उसकी टीम ने लड़ाई के दौरान कोई मूर्खतापूर्ण फैसला नहीं लिया था। आर्यन ने तपन का कॉल रिसीव किया। उसे जतिन के माध्यम से पहले ही सारी जानकारी मिल चुकी थी। खबर मिलते ही लेवल 4 का वह जादूगर उस पुराने घर से बाहर निकल आया। उसने सभी को तपन के सुरक्षित होने की खबर दी और पूरी टीम तपन की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में आर्यन के मन में उन कंटेनरों के बारे में ख्याल आया, लेकिन उसने झटक दिया क्योंकि इस वक्त तपन की जान बचाना ज़्यादा जरूरी था। कुछ ही पलों में वे ब्लू विंग होटल के पास पहुंच गए। तपन को वहां खड़ा देख वे तेजी से उनके पास पहुंचे। तपन ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आदेश दिया कि वे सबसे पहले मलबे को साफ करें। आर्यन ने तपन की त्वचा का काला रंग देखकर चिंता जताई और कहा कि उनकी तबीयत बहुत नाजुक है और उन्हें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। तपन ने अपना सिर हिलाया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसके पास एक हृदय रक्षक गोली है। उसे खाने के बाद उन्हें मुख्यालय तक पहुंचने का समय मिल जाएगा। निर्देश मिलते ही जतिन को वहीं रुकने को कहा गया और बाकी सब आर्यन के साथ होटल की ओर बढ़ गए। जतिन ने तपन के पास रुककर चिंता में पूछा कि क्या वह अभी गोली खा सकता है, जिस पर तपन ने कहा कि कंडीशन स्पेल का असर खत्म होने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं। तपन ने जतिन को निर्देश दिया कि वह अपने जादू से लक्षित विली के जाने का रास्ता खोजे। जतिन ने आदेश का पालन किया लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला। ब्लू विंग होटल के अंदर आर्यन ने जमीन के नीचे कुछ जादुई हलचल महसूस की। उसने भांप लिया कि 5 लेवल 3 के जादूगर वहां छिपे हुए हैं। उसने लोहिता और पामिला को निर्देश दिया कि वे एक एक करके उन सब को खत्म करें और उन्हें एकजुट न होने दें। आर्यन ने अपनी टीम के साथ नीचे की ओर रुख किया। बाहर तपन ने जतिन की खामोशी देखकर अनुमान लगा लिया कि लक्षित कोई सुराग नहीं छोड़ गया है। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने लड़ाई के दौरान कलानिधि द्वारा बैकअप टीम के रोके जाने की खबर पड़ी थी और कैसे उसने खुद को उस स्थिति से बचाने के लिए लक्षित को बेवकूफ़ बनाया था। उसने मुख्यालय से बात की और स्थिति स्पष्ट की। उसे यह मिशन बहुत ही भयावह लगा। अब तपन को अपने शरीर में कंडीशन स्पेल का असर कम होता महसूस हुआ। उसने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से वह चांदी के रंग की गोली निकाली और खा ली। एक गर्म लहर उसके शरीर में दौड़ गई और सीधे उसके हृदय के पास पहुंचकर एक सुरक्षा कवच बना लिया। ये गोली उसे अगले 2 दिनों तक मौत से बचाए रखेगी, लेकिन उसे कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर ही रहना होगा। उसने मन ही मन सोचा कि कम से कम 1 घंटे पहले वाली स्थिति से तो ये बेहतर है। थ्रोइंग किसल्स। आर्यन ने अपनी टीम की मदद से उन बागी जादूगरों को ढेर कर दिया जो होटल के तहखाने में छिपे थे। उन्होंने 5 मानव ठगों और एक बुजुर्ग लेवल 2 जादूगर को भी अपनी हिरासत में ले लिया। अन्य क्षेत्रों की सफाई के बाद आर्यन और उनकी पूरी टीम पकड़े गए अपराधियों के साथ ब्लू विंग होटल से बाहर निकल आए। आर्यन ने राहत की सांस ली। कुछ मामूली बाधाओं और जादुई घेरों के अलावा उन्हें किसी बड़ी जानलेवा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। पकड़े गए अपराधियों में केवल वह बुजुर्ग जादूगर ही थोड़ा सक्षम लग रहा था, लेकिन उसके डरे हुए चेहरे को देखकर साफ था कि वह अब कोई खतरा नहीं था। पामिला ने भी बागी जादूगरों को खत्म करने में मदद करने के बाद बेहतर महसूस किया। उसकी मानसिक स्थिति अब काफी स्थिर थी। उसने लोहिता की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद सब एक एक करके होटल से बाहर आ गए। आर्यन ने तेजी से बढ़ते हुए कप्तान तपन की ओर रुख किया।
तपन, हृदय रक्षक गोली के असर से गहरी नींद में थे, लेकिन ये गोली 2 घंटे से ज़्यादा असर नहीं दिखा सकती थी। उससे पहले ही उन्हें मुख्यालय पहुंचकर तपन का इलाज करवाना था। आर्यन ने जतिन की ओर देखा, जिसने केवल एक सिर हिलाकर तपन की स्थिति की पुष्टि कर दी। लोहिता ने स्थिति को देखते हुए कहा, आर्यन, कप्तान अभी घायल हैं, इसलिए अब टीम की जिम्मेदारी आप पर है। आर्यन ने हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। उन्हें पता था कि क्या करना है। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, हम अभी यहाँ से निकलते हैं। उन्होंने उस बुजुर्ग जादूगर को बेहोश कर दिया। बाकी 5 लोग तो पहले ही मेमोरी इरेज स्पेल के कारण बेहोश थे। वे केवल सामान्य मजदूर थे जिनकी यादों से इस लड़ाई का हिस्सा मिटा दिया गया था। वे जब जागेंगे तो अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट जाएंगे और पीछे कोई सबूत नहीं बचेगा। एक नीली पुलिस उड़नकार धीरे से जमीन से ऊपर उठी और अगले ही पल बादलों में ओझल हो गई। बुजुर्ग मनसुख ने अपनी क्लिनिक से उस उड़नकार को जाते हुए देखा। वह कप्तान तपन के लिए चिंतित थे, लेकिन क्लिनिक में लोगों की लंबी कतार देखकर वे वहां से हिल नहीं पाए थे। उन्हें तपन के बारे में आर्यन ने पहले ही सूचित कर दिया था, इसलिए वे निश्चिंत थे कि कप्तान को अब कोई तत्काल जानलेवा खतरा नहीं है। उड़नकार काफ़ी बड़ी थी, जिसमें 15 लोगों के बैठने की जगह थी, इसलिए तपन को ले जाने में कोई समस्या नहीं हुई। 2 घंटे बाद आर्यन ने उड़नकार को पुलिस मुख्यालय के सामने प्लेटफॉर्म पर उतारा। सायरन की आवाज़ सुनते ही वहां मौजूद चिकित्सा टीम और लेवल 4 के हीलिंग जादूगर तैयार थे। आर्यन और बाकी सदस्य कार से बाहर आए। चिकित्सा कर्मचारियों ने तपन को स्ट्रेचर पर लिटाया। आर्यन तेजी से वैद्य मिहिर के सामने जाकर बोले, वैद्य मिहिर, कृपया हमारे कप्तान की स्थिति की जांच करें। वैद्य मिहिर भूरे बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। उनकी लंबाई 6 फीट थी और त्वचा का रंग थोड़ा गहरा था। वे देखने में युवा लगते थे, लेकिन उनकी वास्तविक आयु 148 वर्ष थी। मुख्यालय के उच्च अधिकारियों ने उन्हें कप्तान तपन की स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया था। वैद्य मिहिर ने आर्यन की ओर देखकर सिर हिलाया और स्ट्रेचर की ओर बढ़ गए। उन्होंने अपना हाथ तपन के हृदय पर रखा। मिहिर की हथेली से ऊर्जा की एक बारीक किरण निकली और तपन के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। तपन के हृदय पर लगी हृदय रक्षक गोली का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। मिहिर ने ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए उसे मानाकोर क्षेत्र तक पहुंचाया और एक शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र का जाप किया। अगले ही पल तपन का हृदय गहरे हरे रंग की एक परत से पूरी तरह ढक गया। ये लेवल 4 का सुरक्षा मंत्र था, जो गोली की परत से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और घना था। यह अगले 1 हफ्ते तक काम करेगा। मिहिर ने राहत की सांस ली और अपने कर्मचारियों को उन्हें तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाने का आदेश दिया। मैनाकोर तो सुरक्षित हो गया था, लेकिन मुख्य चुनौती अभी बाकी थी, तपन के शरीर से जहर निकालना। वैद्य मिहिर ने तपन की टीम की ओर मुड़कर कहा, मैंने सुना है कि उन्हें लक्षित विली ने जहर दिया है। आर्यन ने गंभीर होकर सिर हिलाया। वे जानते थे कि लक्षित विली के जहर का अब तक कोई तोड़ नहीं मिला है, जो दुनिया भर के हीलिंग जादूगरों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। मिहिर ने मन ही मन सोचा, वर्जित शोध। उनकी आंखों में एक चमक आए और वे अपने कर्मचारियों के साथ क्लिनिक की ओर बढ़ गए। क्लिनिक के बड़े कांच के कमरे के अंदर तपन को इलाज के बिस्तर पर लिटाया गया था। जतिन और पामिला बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। आर्यन और लोहिता उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने चले गए। बाहर पामिला ने चिंता में जतिन से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वैद्य मिहिर कप्तान तपन को ठीक कर पाएंगे? जतिन ने लंबी सांस ली। वे दोनों जानते थे कि तपन के पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत कम है। जतिन ने पामिला को सांत्वना देने के लिए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंदर वैद्य मिहिर ने अपना जादुई मंत्र तपन के शरीर में भेजा। वे पहली बार लेवल 4 के किसी बागी जादूगर का जहर देख रहे थे। मिहिर की जादुई शक्ति एक उत्परिवर्तित बेल वाइन ट्री थी, जिसमें पौधों के गुणों वाली उपचार शक्ति थी। उन्होंने बहुत सावधानी से अपनी जादुई ऊर्जा की छोटी छोटी हरी बूंदें तपन की रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित की और अपने मानसिक कौशल से यह महसूस करने की कोशिश की कि अंदर क्या हो रहा है। पृथ्वी
लाल प्रांत शहर के पुलिस मुख्यालय में वैद्य मिहिर ने कप्तान तपन के रक्त प्रवाह में अपनी जादुई उपचार शक्ति उतारी। जब उन्होंने अपनी मानसिक दृष्टि से तपन के शरीर के भीतर देखा, तो पाया कि उनकी नसों में बैंगनी रंग के कण भरे हुए थे। ये कण लक्षित विली के उस जहरीले जादू का परिणाम थे, जो अब तपन के खून को धीरे धीरे गलाने लगे थे। यदि कोई सामान्य इंसान होता, तो इस जहर के संपर्क में आते ही उसकी मृत्यु निश्चित थी। कप्तान तपन अभी तक जीवित थे, तो इसका कारण उनका लेवल 4 का जादूगर होना और शारीरिक रूप से अत्यधिक मजबूत होना था। इन दोनों शक्तियों ने मिलकर उन्हें उस घातक जहर से बचा रखा था। वैद्य मिहिर का चेहरा गंभीर हो गया और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्हें ये देखकर चिंता हुई कि जैसे ही उनकी गहरी हरी उपचार ऊर्जा उन बैंगनी कणों के संपर्क में आती, वे कण उस ऊर्जा को मिटा देते थे। उन्होंने सोचा कि ये बैंगनी कण अत्यधिक शक्तिशाली हैं और अब आगे क्या किया जाए, ये सोचना कठिन था। वैद्य मिहिर अपने करियर में अब तक केवल प्राकृतिक जहरों का उपचार करते आए थे। उनकी उपचार जादू कला आसानी से प्राकृतिक जहरों को खत्म कर देती थी, लेकिन ये बैंगनी जहर किसी बागी जादूगर के वर्जित शोध का परिणाम था। यदि इसका कोई तोड़ निकालना है, तो उस बागी जादूगर के शोध पत्रों को खोजना ही एकमात्र रास्ता था। फिलहाल के लिए, उन्होंने कप्तान तपन के हृदय को सुरक्षित कर दिया था, लेकिन ये सुरक्षा केवल एक हफ्ते के लिए ही थी। मिहिर ने अपने सहायकों को तपन की स्थिति पर कड़ी नज़र रखने का निर्देश दिया और सावधानी बरतने को कहा। कमरे से बाहर निकलते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर जतिन और पामिला बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही वे दोनों दौड़कर वैद्य मिहिर के पास पहुंचे। जतिन ने घबराते हुए पूछा कि कप्तान तपन की हालत कैसी है। पामिला की आंखों में भी वैसी ही चिंता थी। मिहिर ने रुककर उन्हें देखा और सीधे जवाब देने के बजाय पूछा कि उनके वाइस कैप्टन कहाँ हैं। ठीक उसी समय रिपोर्ट जमा करके लौट रहे आर्यन और लोहिता भी वहां पहुंच गए। वैद्य मिहिर ने सबको रुकने का इशारा किया और गंभीर स्वर में कहा कि वे सच छिपाना नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि स्थिति काफी नाजुक है। उन्होंने तपन के हृदय को बचाने के लिए मंत्र तो डाल दिया है, लेकिन जहर उनके रक्त प्रवाह में गहराई तक उतर चुका है। मिहिर ने दुख के साथ स्वीकार किया कि उनकी उपचार कला भी इस जहर को काटने में असमर्थ रही। ये सुनकर पामिला फफक कर रो पड़ी। लोहिता ने तो पहले ही इसकी आशंका जता दी थी। जतिन स्तब्ध खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि मिहिर देश के सबसे कुशल चिकित्सकों में से एक हैं। आर्यन पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वे किसी भयानक बुरे सपने से गुजर रहे हों। वैद्य मिहिर ने उन्हें स्थिति को समझने के लिए कुछ समय दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस मिशन से जीवित वापस लौट आना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ देर बाद आर्यन ने खुद को संभालते हुए पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मिहिर ने अपने विभाग प्रमुख से सलाह लेने का निर्णय लिया। आर्यन ने हामी भरी। केवल कुछ उच्च अधिकारियों को ही विभाग प्रमुख से मिलने की अनुमति थी, इसलिए आर्यन ने अपनी टीम को बाहर रुकने को कहा और वे मिहिर के साथ ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ गए। लोहिता और पामिला प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठ गईं। पामिला ने बहुत ही हताश होकर लोहिता से पूछा कि क्या कप्तान को बचाने का कोई रास्ता है। लोहिता ने शांत स्वर में कहा कि चिंता न करें, उनके अधिकारी निश्चित रूप से कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। जतिन भी चुपचाप उनके पास बैठ गया। पुलिस मुख्यालय का विस्तार अभी जारी था। विभाग प्रमुखों के केबिन सबसे ऊपरी मंजिल पर थे। वैद्य मिहिर और आर्यन लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां अंत में विभाग प्रमुख का केबिन था। वे तेजी से वहां पहुंचे और आर्यन ने कॉल बटन दबाया। दरवाजा खुला और वे अंदर गए। वहां विभाग प्रमुख बिली वुड्स अपने डेस्क के पीछे बैठे थे। लेवल 5 के धातु तत्व जादूगर बिली ने उन्हें हैरानी से देखा और बैठने का इशारा किया। विभाग प्रमुख बिली एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग थे, जिनकी लंबी दाढ़ी थी। वे दिखने में 60 साल के थे, लेकिन उनकी वास्तविक आयु 420 वर्ष थी। उन्होंने काले रंग के औपचारिक कपड़े पहने थे और उसके ऊपर एक सफ़ेद कोट था, जिस पर उनके नाम और विभाग का बिल्ला लगा था। जैसे ही वे बैठे, बिली ने गंभीर स्वर में पूछा कि मामला क्या है। वे आर्यन को साथ देखकर पहले ही भांप गए थे कि स्थिति गंभीर है।
वैद्य मिहिर ने बताया कि उन्होंने कप्तान तपन के हृदय को तो बचा लिया है, लेकिन उनकी सेहत हर सेकंड गिरती जा रही है। बिली ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा कि एक छोटा सा रूटीन मिशन इतना विनाशकारी मोड़ ले लेगा, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। बिली ने दुख के साथ कहा कि उन्होंने सुना है लक्षित विली के जहर का कोई तोड़ नहीं है। मिहिर ने पुष्टि की कि पहले ये जहर इलाज के योग्य था, लेकिन अब यह वर्जित शोध के कारण जानलेवा और लाइलाज बन चुका है। आर्यन पास ही में घबराहट के साथ उनकी बातचीत सुन रहे थे। उन्हें बस इस चर्चा से किसी सकारात्मक समाधान की उम्मीद थी। जश्न। लाल प्रांत शहर के पुलिस मुख्यालय में विभाग प्रमुख बिली के केबिन में एक गंभीर चर्चा चल रही थी। वैद्य मिहिर की लाचारी को सुनकर बिली ने गहरी सांस ली। वे इस जवाब की उम्मीद पहले ही कर रहे थे क्योंकि बिली ने लक्षित विली की रिपोर्ट पहले ही पढ़ ली थी। बिली ने एक दूसरा समाधान ढूंढने का मन बना लिया। उन्होंने मिहिर के गंभीर चेहरे की ओर देखते हुए पूछा कि क्या उनके पास कोई और विचार है। बिली स्वयं एक धातु तत्व के जादूगर थे और उन्हें युद्ध कौशल में महारत हासिल थी, लेकिन उपचार के मामलों में वे विशेषज्ञों की बात सुनना ही बेहतर समझते थे। मिहिर एक लेवल 4 के जादूगर थे और बिली उनका सम्मान करते थे। वैद्य मिहिर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि उन्होंने एक योजना सोची है जो कारगर हो सकती है। ये सुनकर बिली और आर्यन की आंखों में आशा की एक किरण दौड़ गई। मिहिर ने सीधे शब्दों में कहा कि उन्हें संदेह है कि लक्षित विली के पास अपने शोध पत्रों में ही इस जहर का कोई समाधान होगा, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उसके गुप्त प्रयोगशाला का पता लगाना होगा। बिली अपनी कुर्सी पर बैठकर चिंतन करने लगे। यह विचार असंभव नहीं था, क्योंकि दुनिया में कोई भी जहर ऐसा नहीं जिसका कोई इलाज न हो, बस उन्हें शोध की सामग्री नहीं पता थी। यह एक बागी संगठन था जो समाज के लिए खतरा बना हुआ था, इसलिए उनसे मदद की उम्मीद करना बेकार था। आर्यन ने पहली बार इस दिशा में सोचा और उन्हें लगा कि यदि एक शक्तिशाली टीम इस मिशन पर भेजी जाए तो शोध पत्र बरामद करने की पूरी संभावना है। बिली ने कहा कि यह एक अच्छा विचार है और उनका संगठन हमेशा से ऐसे बागी गुटों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या इसके अलावा कोई और योजना है। वे बिना खून खराबे के समाधान चाहते थे। उनके मन में ये भी डर था कि लक्षित विली किसी और वर्जित प्रयोग की तैयारी में है। यदि वह सफल होकर लेवल 5 पर पहुंच गया तो पूरा लाल प्रांत शहर संकट में पड़ जाएगा। वैद्य मिहिर ने हिचकिचाते हुए अपना दूसरा विकल्प बताया, प्रमुख, मेरा दूसरा सुझाव थोड़ा मुश्किल है। मेरा मानना है कि यदि लेवल 6 का कोई उपचारक जादूगर व्यक्तिगत रूप से कप्तान तपन का इलाज करे तो बेहतर होगा। बिली यह सुनकर चौंक गए और उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। लेवल 6 के जादूगर दुनिया भर के विशाल संगठनों में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर होते हैं और वे आमतौर पर दूर ही रहते हैं। बिली ने कहा कि वे पहली योजना पर ही काम करेंगे क्योंकि वह पूरी करना आसान है। मिहिर को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वे जानते थे कि तपन की जान अब किस्मत पर निर्भर है। उन्होंने जोर दिया कि पहली योजना 1 हफ्ते के भीतर पूरी होनी चाहिए। बिली ने सहमति जताई और कहा कि वे जल्द ही एक नई लेवल 4 की टीम तैयार करेंगे। आर्यन ने बीच में टोका और सुझाव दिया कि उन्हें लेवल 5 के जादूगर को भेजना चाहिए क्योंकि लक्षित विली ने तपन को बहुत बुरी तरह हराया था। मिहिर ने भी आर्यन का समर्थन किया और कहा कि यह जहर लेवल 5 के जादूगर के लिए भी घातक हो सकता है। बिली ने अंततः उनकी बात मान ली। दोपहर के भोजन के समय गरुड़ ने मिस नदिया से चर्चा करने के बाद फैसला लिया कि आज क्लास A1 नहीं जाना है। उसने अपने पास बैठे लखन से कहा, लखन, हम आज क्लास A1 नहीं जाएंगे। लखन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि क्या वे दोपहर की क्लास बंद कर रहे हैं, क्योंकि उसे घर जाने से पहले कुछ खाना था। गरुड़ ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा कि वे कल क्लास A1 जाएंगे। लखन ने सिर हिलाया और वे दोनों कैंटीन की ओर बढ़ गए। लंच के बाद हर कोई अपनी अपनी क्लास में लौट गया। दूसरी ओर मिस्टर वशिष्ठ अपनी दोपहर की कक्षा के लिए जा रहे थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे लव और गरुड़ के बीच किसी भी तरह के झगड़े को टाला जाए। उन्हें लव का स्वभाव पता था और वे नहीं चाहते थे कि वह फिर से कोई मुसीबत खड़ी करे। हेडमास्टर को भी हटा दिया गया था, इसलिए मिस्टर वशिष्ठ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे।
वे क्लास A2 को पार कर क्लास A1 पहुंचे। उन्हें देखकर क्लास के छात्र सीधे होकर बैठ गए। वे सभी उस मीटिंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि सबको लगा था कि मीटिंग उनके राक्षस शिकार यात्रा के बारे में है। सभी की नज़रें मिस्टर वशिष्ठ पर टिकी थीं। उन्होंने अपनी किताब मेज पर रखी और महसूस किया कि कई सारी आंखें उनकी ओर देख रही हैं। पृथ्वी तारा द्वार हाई स्कूल की क्लास A1 में मिस्टर वशिष्ठ जब दाखिल हुए तो उन्होंने महसूस किया कि हर छात्र उन्हें घूर रहा है। उन्होंने कल की राक्षस शिकार यात्रा के बारे में सोचा और समझ गए कि छात्र उसी के बारे में उत्सुक हैं। उन्होंने अपनी कक्षा को बताया कि वह यात्रा रद्द हो गई है। ये सुनकर पूरी क्लास में निराशा छा गई। आखिरी बेंच पर बैठा लव, जो क्लास का मॉनिटर था, गुस्से में बुदबुदाया कि यह सब दूसरी क्लासों की जलन का नतीजा है। मिस्टर वशिष्ठ ने जब क्लास में गरुड़ और लखन की अनुपस्थिति देखी तो उन्होंने लव से उनके बारे में पूछा। इन दो नामों को सुनते ही लव का चेहरा तमतमा उठा और उसने अपमानजनक तरीके से जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि वे यहाँ क्यों आएंगे। मिस्टर वशिष्ठ ने उसकी अभद्रता पर ध्यान न देते हुए खुद ही क्लास A2 में जाकर उन्हें देखने का फैसला किया। क्लास A2 में शिक्षक देव इतिहास पढ़ा रहे थे। मिस्टर वशिष्ठ को क्लास के बाहर देखकर वे रुक गए। गरुड़ और लखन आखिरी पंक्ति में बैठे थे। मिस्टर वशिष्ठ ने शिक्षक देव से कहा कि वे गरुड़ और लखन को अपनी क्लास में ले जाने आए हैं। गरुड़ ने लखन से कहा कि वह पहले से ही जानता था कि वे उन्हें लेने आएंगे। मिस्टर वशिष्ठ ने गरुड़ से पूछा कि उसे क्लास A1 में आने में क्या समस्या है। गरुड़ ने बेबाकी से जवाब दिया कि वे कल आएंगे। मिस्टर वशिष्ठ को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे मान गए और क्लास से बाहर चले गए। क्लास खत्म होने के बाद गरुड़ स्टाफ बिल्डिंग की ओर निकल पड़ा। लिफ्ट में उसे मिस नदिया मिलीं। गरुड़ ने उनसे अनुरोध किया कि उसे कुछ मदद चाहिए। मिस नदिया उसे अपने केबिन में ले गईं। गरुड़ ने वह पुराना कंगन स्टोरेज ब्रैकेट मेज पर रख दिया जो उसे मिला था। उसने मिस नदिया से कहा कि वह चाहती तो है कि वह इस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दे, लेकिन वह ये नहीं बताएगा कि कंगन कहाँ से मिला। मिस नदिया ने उसकी बात मान ली और कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने अपने मानसिक कौशल का उपयोग किया और कंगन पर लगे लेवल 2 के प्रतिबंधों को पहचान लिया। उन्होंने अपनी जादुई ऊर्जा का प्रयोग करके उन प्रतिबंधों को एक एक करके तोड़ दिया। कंगन पूरी तरह खुल गया। मिस नदिया ने कंगन गरुड़ को वापस कर दिया। गरुड़ ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने कमरे में जाकर कंगन की चीज़ों को देखने के लिए उत्सुक हो गया। जश्न। मिस नदिया ने गरुड़ को अपनी केबिन से विदा किया। वह ये सोचकर हैरान थी कि उस कंगन में आखिर ऐसा क्या था जो गरुड़ को इतना खुश कर रहा था। लेकिन उसे घर के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने गरुड़ से कहा कि उसे अब चलना चाहिए। गरुड़ ने उन्हें धन्यवाद दिया और तेजी से स्टाफ बिल्डिंग से बाहर निकला। वह इतनी जल्दी में था कि मिस नदियां भी दंग रह गईं। घर पहुंचकर गरुड़ ने अपने पिता को पेट दर्द का बहाना बनाया और सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में कदम रखते ही उसने चैन की सांस ली। ये जगह उसके लिए सुरक्षित ठिकाना थी। उसने कप्तान तपन को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने हार मान ली और सोचा कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वह बाद में देख लेगा। फिलहाल उसका पूरा ध्यान कंगन पर था। उसने नहाकर खुद को तरोताजा किया और बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा कंगन के अंदर भेजी। इस बार कोई रुकावट नहीं थी। कंगन खुल गया। अंदर जड़ी बूटियां, कुछ औषधियां और खून की शीशियां थीं। खून देखकर उसे घिन आई। ये बागी जादूगर अक्सर निर्दोष लोगों को मारकर लूटते थे। उसने उन शीशियों को अलग कर दिया। कंगन में कुछ काम की चीजें भी थीं। रैवन फन नाम की एक जादुई जड़ी बूटी और मिस्टिकल नेक्टराइन नाम का एक जादुई फल। उसने अनुमान लगाया कि वह बुजुर्ग जादूगर अपनी अगली शक्ति के स्तर ब्रेकथ्रू के लिए तैयारी कर रहा था। अब ये सब चीजें गरुड़ की थीं। उसे एक एसोस क्रिस्टल भी मिला। यह एक हरे रंग का चमकदार पत्थर था जो जीवन शक्ति वाइटैलिटी बढ़ाने का काम करता था। गरुड़ ने उसे अपनी हथेली पर रखा। कुछ ही क्षणों में उसे अपनी हथेली में जादुई ऊर्जा का संचार महसूस होने लगा। उसने ध्यान की मुद्रा में बैठकर गुरुत्वाकर्षण विधि का जाप शुरू किया।
क्रिस्टल से ऊर्जा की हरी किरणें सीधे उसके शरीर के अंदर जाने लगीं। उसे हर कोशिका में ताजगी महसूस हुई। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल टूटकर बिखर गया। गरुड़ ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर सिस्टम पैनल खोला। स्टेटस पैनल। नाम गरुड़। जादू गुरुत्वाकर्षण। स्तर लेवल 1। मानव शक्ति 200/400। ताकत 15। गति 15। सहन शक्ति 15। जीवन शक्ति 45। 15 से बढ़कर 30 का इजाफा। बुद्धि 12। आत्मा शक्ति 12। संविधान 12। अपनी जीवन शक्ति में 30 अंकों की भारी वृद्धि देखकर गरुड़ की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसे क्लास A1 के शीर्ष जादूगरों का सामना करने में कोई डर नहीं था। उसके पास अब जो चीजें बची थीं, वे उसकी मानसिक शक्ति को और बढ़ा सकती थीं। उसे अब क्लास A1 में जाने का और भी आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। उसने तय कर लिया कि वह कल ही वहां जाएगा। चेरी ब्लॉसम। गरुड़ ने अपना स्टेटस पैनल बंद किया। अपनी क्षमताओं को पूरी तरह समझ लेने के बाद अब उसे भविष्य की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। उसने कांस्य कंगन को वापस अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में डाल दिया। गरुड़ ने राहत की सांस ली कि उसने लखन के सामने मुंह नहीं खोला, वरना वह पक्का उसका हिस्सा मांगने बैठ जाता। तभी उसके कम्युनिकेशन वॉच पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। नमस्ते, मैं गरुड़ बोल रहा हूं, उसने कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, नए लड़के, ध्यान से सुनो। कप्तान तपन गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक है। इसलिए अब तुम्हें यहाँ काम पर आने की जरूरत नहीं है। यह आवाज आर्यन की थी। गरुड़ एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे लगा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ एक नया झटका मिल गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मुझे काम करने से क्यों मना किया जा रहा है? आर्यन ने तुच्छता से जवाब दिया, मुझे तुम्हारे जैसे पार्ट टाइमर को सफाई देने की जरूरत नहीं है। बस याद रखो, तुम नौकरी से निकाल दिए गए हो। गरुड़ को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, बेवकूफ। आर्यन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गरुड़ ने फोन काट दिया। उसे उस मूर्ख की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी कमाई का एक जरिया शुरू होने से पहले ही बंद हो गया था। उसे समझ आ गया कि यह सब आर्यन की हरकत है। कप्तान तपन घायल हैं और अभी कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है, इसलिए आर्यन इस मौके का फायदा उठाकर उसे बाहर कर रहा है। गरुड़ ने सोचा कि वह एक साधारण छात्र है और इस बेकार की बातों में अपना दिमाग खपाने का कोई फायदा नहीं है। उसने तय किया कि अब वह अपना पूरा ध्यान स्कूल पर लगाएगा। उसने रात के खाने तक ध्यान मेडिटेशन करने का फैसला किया। पुलिस मुख्यालय में आर्यन फोन कटने के बाद झुंझला गया। वह क्लिनिक के वेटिंग एरिया में अपनी टीम के साथ बैठा था। लोहिता ने स्थिति को भांपते हुए पूछा कि क्या हुआ। आर्यन ने नाराजगी में बताया कि उसने गरुड़ को काम पर आने से मना कर दिया है। टीम के सदस्य हैरान थे। जतिन ने मासूमियत से पूछा, आपने उसे निकाल दिया? आर्यन ने गुस्से में जतिन को देखा, जिससे वह चुप हो गया। लोहिता ने पूछा कि वह उसे क्यों निकाल रहा है, जबकि उसने अभी ज्वाइन ही किया था। आर्यन ने समझाते हुए कहा, अभी हमें खुद नहीं पता कि हमारी टीम का क्या होगा। इस भंवर में उस लड़के को घसीटना ठीक नहीं है। इस तर्क को सुनकर लोहिता, जतिन और पामिला तीनों सहमत हो गए। उन्होंने माना कि गरुड़ का पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर है। आर्यन ने बताया कि विभाग प्रमुख बिली कुछ दिनों में एक नई लेवल 5 टीम तैयार करेंगे। लोहिता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लेवल 5 के जादूगरों को मिशन पर भेजना इतना आसान नहीं है। फिर भी वे कप्तान तपन के ठीक होने का इंतजार करने और तब तक छोटे मोटे लेवल 3 मिशन करने पर सहमत हो गए। अगले दिन तारा द्वार हाई स्कूल के प्रवेश द्वार पर गरुड़ लखन का इंतजार कर रहा था। लखन आया और उसने गरुड़ को एक फल दिया। गरुड़ ने वह फल खाया, जो काफी ताज़ा और ऊर्जा देने वाला था। वे दोनों क्लास A1 की बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें स्कूल की सबसे वरिष्ठ चिकित्सक वैद्या मैत्रेयी मिली। उन्होंने गरुड़ को देखा और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उनके पास किसी भी व्यक्ति की जीवन शक्ति वाइटैलिटी को महसूस करने की विशेष क्षमता थी। उन्होंने महसूस किया कि गरुड़ की जीवन शक्ति पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई थी।
उन्होंने गरुड़ को एक लंबी नज़र से देखा और फिर अपनी क्लिनिक की ओर बढ़ गईं। गरुड़ को उनका यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सिर झटक दिया और अपनी क्लास की ओर चल पड़ा। हबिस्कस। गरुड़ और लखन अपनी नई क्लास की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें उनके पुराने सहपाठी मिले। गरुड़ ने उन्हें देखकर हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन वे छात्र डर के मारे तुरंत सिर झुकाकर वहां से निकल गए। गरुड़ को समझ आ गया कि अब उनकी नई पहचान का उन पर असर पड़ रहा है। क्लास ए 1 के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर लखन ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसे बहुत घबराहट हो रही है। गरुड़ ने उसे कंधे पर थपकी देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों क्लास के अंदर गए। वहां छात्र आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया। गरुड़ ने खाली सीटें ढूंढी और बीच वाली कतार में जाकर बैठ गया। यहाँ के छात्रों का आभा मंडल और बहुत शक्तिशाली था। गरुड़ ने महसूस किया कि इस क्लास का हर एक छात्र बहुत खतरनाक हो सकता है। उसने लखन को सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि जब तक उनकी शक्तियों के अंक 70 से ऊपर न हो जाएं, तब तक वे लो प्रोफाइल ही रहेंगे। लखन ने भी सहमति जताई, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ के छात्र उन्हें कभी भी धूल चटा सकते हैं। तभी लव क्लास में दाखिल हुआ। लखन ने इशारा किया कि मुसीबत खुद उनके पास आ रही है। गरुड़ ने उस पर नज़र रखी। तभी एक महिला की आवाज़ आई, लव रुको। ये ऋचा थी, जो अपने 2 अंगरक्षकों विक्रम और अर्जुन के साथ आई थी। गरुड़ ने सोचा कि शांति से पढ़ाई करना शायद मुमकिन नहीं होगा। उसने लखन को भरोसा दिलाया कि मिस्टर वशिष्ठ उन्हें संभाल लेंगे। तभी मिस्टर वशिष्ठ क्लास में आए। उन्होंने गरुड़ और लखन को अपनी सीट पर देखकर राहत की सांस ली कि वे समय पर पहुंच गए। तभी क्लास में फरहान और वीना भी आए। वे बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उन्होंने मिस्टर वशिष्ठ का अभिवादन भी नहीं किया। अंत में भारत और धीरज भी पहुंचे। ये दोनों क्लास के सबसे शक्तिशाली छात्र थे। गरुड़ ने उन्हें देखकर महसूस किया कि उनसे बहुत बड़ा खतरा है। उसने तय किया कि वह बाद में उनकी शक्तियों का पता लगाएगा। मिस्टर वशिष्ठ ने क्लास को संबोधित करते हुए कहा कि आज 2 नए छात्र शामिल हुए हैं। उन्होंने गरुड़ और लखन को खड़े होकर अपना परिचय देने के लिए कहा। जैसे ही वे खड़े हुए, पूरी क्लास की नज़रें उन पर टिक गईं। गरुड़ ने महसूस किया कि बहुत सी नज़रें द्वेष भरी थीं, लेकिन वह शांत रहा। चेरी ब्लॉसम। तारा द्वार हाई स्कूल की क्लास ए 1 में जब मिस्टर वशिष्ठ ने गरुड़ और लखन को नए छात्रों के रूप में क्लास के सामने पेश किया, तो पूरी क्लास की नज़रें उन दोनों पर टिक गईं। कुछ छात्रों के लिए ये खबर किसी बिजली के झटके जैसी थी, खासकर ऋचा और उसके ग्रुप के लिए, जिन्होंने पिछली बार गरुड़ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सामना किया था। ऋचा को अभी भी याद था कि कैसे उसे गरुड़ ने अपनी शक्ति से हरा दिया था। विक्रम और अर्जुन भी पूरी तरह हैरान थे। विक्रम स्वभाव से थोड़ा गर्म मिजाज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों अचानक उनकी क्लास में कैसे आ गए। उसने अपने लीडर लव की तरफ देखा और उसे इशारा किया। लव समझ गया कि उसके दोस्त परेशान हैं, लेकिन उसे भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। गरुड़ ने मुस्कुराते हुए क्लास के सामने अपना परिचय दिया, लेकिन अपनी जादुई क्षमताओं के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह पहले दिन ही बिना वजह की तवज्जो नहीं चाहता था। वह पहले पुरानी परेशानियों को सुलझाना चाहता था। गरुड़ के परिचय के बाद क्लास के बाकी छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। फरहान ने, जिसे लव की पिछली बातें याद थीं, ध्यान से गरुड़ के चेहरे को देखा। हालांकि क्लास के शीर्ष 3 छात्रों भारत, धीरज और वीना ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, वे अपनी ही बातों में मशगूल थे। मिस्टर वशिष्ठ ने ये गौर किया, लेकिन वे फिलहाल कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद लखन ने भी गरुड़ की नकल करते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दिया। उसने भी जानबूझकर अपनी जादुई शक्तियों का जिक्र नहीं किया ताकि कोई मजाक न उड़ाए। लखन जानता था कि यहाँ क्लास A2 की तरह नहीं है, यहाँ हर कोई शक्तिशाली है, इसलिए उसे लो प्रोफाइल रहना होगा। दोनों के बैठने के बाद मिस्टर वशिष्ठ क्लास शुरू करने ही वाले थे कि तभी पीछे से लव खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने वशिष्ठ से सवाल किया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फरहान ने मन ही मन लव का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसे लव हमेशा कायर और सिर्फ कमजोरों को दबाने वाला लगा था।
मिस्टर वशिष्ठ ने अपनी त्योरियां चढ़ा लीं। उन्होंने लव को डांटते हुए कहा कि उसे अपने बड़ों से बात करने का तमीज़ सीखनी चाहिए। लव हैरान था, क्योंकि मिस्टर वशिष्ठ हमेशा उसकी बातों पर सहमति जताते थे। क्लास के बाकी छात्र भी ये देखकर हंस पड़े। ये सुनकर गरुड़ और लखन को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि शायद मिस्टर वशिष्ठ ने पिछले दिनों हुई मीटिंग के बाद अपनी कार्यशैली बदल ली है। लव ने अपना गुस्सा काबू किया और चिल्लाकर कहा कि वह जानना चाहता है कि इन दोनों का ट्रांसफ़र उनकी क्लास में क्यों हुआ है। उसने आगे कहा कि क्या मिस्टर वशिष्ठ भूल गए हैं कि कुछ दिन पहले ही इन दोनों ने लिफ्ट के पास क्लास के छात्रों को बुरी तरह पीटा था, जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लव की यह बात सुनकर पूरी क्लास में खलबली मच गई। गरुड़ ने महसूस किया कि लव जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहा है। लखन घबरा गया, उसे लगा कि अब पूरी क्लास उनके खिलाफ हो जाएगी। मिस्टर वशिष्ठ ने दबाव बनाते हुए सबको शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह फैसला स्कूल प्रबंधन यानी ऊपर के लोगों का है और अगर किसी को आपत्ति है तो वे मैनेजमेंट बिल्डिंग जाकर पूछ सकते हैं। उन्होंने ये भी जोर दिया कि अब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मिस्टर वशिष्ठ की स्पष्ट चेतावनी के बाद अब किसी में उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं बची। लव को चुपचाप अपनी सीट पर बैठना पड़ा और बाकी छात्र भी चुप हो गए, हालांकि अब सबकी नज़रें गरुड़ और लखन पर कुछ अलग ही अंदाज में टिकी थीं।